नमस्कार स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है लक्ष्य क्लासेज के डिजिटल प्लेटफॉर्म पे। और मैं आप सभी का स्वागत करता हूं बायोलॉजी की जो सीरीज चल रही है शिखर सीरीज। और इस सीरीज में अपन क्या देख रहे हैं, तो क्लास 12th की जो बायोलॉजी है उसके चैप्टर वाइज जो MCQs है इम्पोर्टेंट, उनका अपन डिस्कस कर रहे हैं। तो ये जो आज का सेशन है ये रहने वाला है, चैप्टर नंबर 2 है, वो है मानव जनन। तो यहाँ पर MCQs के रूप में बहुत सारे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लेके आया हूँ मैं। तो इस क्लास को देखिए जो कि आपके लिए हेल्पफुल रहने वाली है बोर्ड पैटर्न के अकॉर्डिंग, CUT के अकॉर्डिंग, नीट के अकॉर्डिंग और BSc नर्सिंग के अकॉर्डिंग। तो चलिए इसमें कौन कौन से क्वेश्चन इन्वॉल्व किए गए हैं उनके ऊपर डिस्कस करते हैं। तो आज का पहला क्वेश्चन है वो है द सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर डेवलप इन फीमेल्स बिकॉज ऑफ, यानी कि जो महिलाओं में द्वितीयक लैंगिक लक्षण यानी गौण लैंगिक लक्षण है वो किसके कारण विकसित होते हैं। तो यहाँ पर हार्मोन का नाम पूछ रहा है, किसके कारण विकसित होते हैं। देखो, द्वितीयक लक्षणों का मतलब है जैसे पुरुष की बात करें तो पुरुष के अंतर्गत दाढ़ी मूंछ का आना, आवाज का भारी होना। यदि महिला की बात करें तो महिला में कौन से होते हैं द्वितीयक लैंगिक लक्षण या गौण लैंगिक लक्षण, जैसे आवाज का पतला होना, आवाज का पतला होना, स्तनों का विकास होना, स्तनों का विकास होना। ये कुछ मैंने गौण लैंगिक लक्षण बताए, यानी सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स के बारे में जिक्र किया है। तो ध्यान रखना ये सभी कब होते हैं, जब GnRH रिलीज होता है और ये फिर लैंगिक हार्मोन उत्पन्न करवाता है। GnRH कौन सा हार्मोन उत्पन्न करवाएगा, लैंगिक हार्मोन। तो ध्यान रखना है लैंगिक हार्मोन नर के अंतर्गत तो है एंड्रोजन, एंड्रोजन यानी कि टेस्टोस्टेरोन, जबकि महिला के अंतर्गत है एस्ट्रोजन, एस्ट्रोजन व प्रोजेस्टेरोन। तो यहां कौन सा है, ऑप्शन में देखें, पहला है एस्ट्रोजन, दूसरा एंड्रोजन, तीसरा है एंड्रोजन का अभाव और चौथा है एस्ट्रोजन की अनुपस्थिति। तो यहां मैंने क्या बताया तुम्हारे को, एस्ट्रोजन यानी एस्ट्रोजन हार्मोन जब रिलीज होगा तब उसमें यानी कि लैंगिक लक्षण विकसित होने लगेंगे, कौन से, सेकेंडरी कैरेक्टर। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो वो है द टेस्टिज आर सिचुएटेड outside the abdominal cavity within a pouch called scrotum, यानी कि जो वर्षण है वो उदर गुहा के बाहर एक थैली जैसी संरचना में उपस्थित होते हैं। तो उसका क्या कारण है, ये आवश्यकता क्यों पड़ती है। तो इसको समझने के लिए अपने को ध्यान क्या रखना है, टॉपिक है अपना स्पर्मेटोजेनेसिस, स्पर्मेटोजेनेसिस। स्पर्मेटोजेनेसिस के लिए रिक्वायरमेंट क्या है, क्या आवश्यकता है। तो ध्यान रखना है वर्षण का जो टेम्परेचर है, वर्षण का जो टेम्परेचर है वो शरीर की तुलना में, शरीर की अपेक्षा 2 से 2.5 डिग्री सेल्सियस कम रहना चाहिए। तो इस टेम्परेचर को मेंटेन करने के लिए जो वर्षण होते हैं वो उदर गुहा से बाहर निकल के और वर्षण कोश में यानी स्कोर्टम में आ जाते हैं।
तो देखिए, शुक्राणुओं के स्थानांतरण के लिए वर्षण कोश में लंबी नलिकाएं हो सकती है, नहीं। ये वर्षण कोश शुक्राणु जनन के लिए आवश्यक है, वर्षण के कम तापमान को बनाए रखने में सहायता करता है। तो दूसरा क्वेश्चन है, दूसरा ऑप्शन है वो है इसका सही। तीसरा क्या है, वर्षण कोश शुक्राणु जनन के लिए आवश्यक है क्योंकि वर्षण के आसपास दाब को कम करता है, दाब का कोई जिक्र नहीं है। और चौथा ऑप्शन है वर्षण कोश में भारी मात्रा में शुक्राणु जमा हो सकते हैं, तो ये भी ऑप्शन गलत है। तो इसका सही आंसर कौन सा है, सेकेंड। स्कोटम हेल्प इन मेंटेनिंग द लो टेम्परेचर ऑफ टेस्ट इज नेसेसरी फॉर स्पर्मेटोजेनेसिस। तो लो टेम्परेचर कितना चाहिए, ये 2 से 2.5 डिग्री सेल्सियस, किसके कंपैरिजन में, बॉडी टेम्परेचर के कंपैरिजन में। बॉडी टेम्परेचर कितना बताया है, 37 डिग्री सेल्सियस। तो इससे 2 से 2.5 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर कम होगा, तब जाके शुक्राणु का निर्माण होगा, शुक्राणुओं का स्पर्म का फॉर्मेशन होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ईच सेमनीफेरस ट्यूबुल्स इज लाइंड ऑन इट्स इनसाइड बाय, यानी प्रत्येक शुक्रजनक नलिका इसके अंदर से पंक्तिबद्ध होती है। देखिए, सबसे पहले अपने पास में क्या है, वर्षण। वर्षण होता है, इस वर्षण के अंतर्गत चेंबर पाए जाते हैं, उनको कहते हैं वर्षण पालिका। वर्षण पालिका, वर्षण पालिका के अंतर्गत क्या मिलेंगे, शुक्र जनक नलिका, जिसको करें सेमनीफेरस ट्यूबुल्स। इस शुक्र जनक नलिका के अंतर्गत क्या मिलेगी, 2 प्रकार की सेल मिलेगी। एक तो कौन सी है, एक तो है शुक्रजन, शुक्रजन जिसको कह रहे हैं स्पर्मेटोगोनिया, और दूसरी रहती है वो है सर्टोली कोशिकाएं, सर्टोली कोशिकाएं। ये 2 कोशिकाएं मिलती है। तो ये कह रहा है क्वेश्चन कि शुक्रजनक नलिका, शुक्रजनक नलिका सेमनीफेरस ट्यूबुल्स के अंतर्गत क्या संरचनाएं मिलती है। तो पहला स्पर्मेटोगोनिया बताया मैंने, शुक्रजन या नर जर्म कोशिका, इसी को और क्या कहते हैं, इसको कहते हैं नर जर्म कोशिका, भी इसी को कहा गया है। इसी के अंतर्गत क्या होते हैं, शुक्राणुओं का निर्माण होता है, और सर्टोली कोशिका उसको पोषण देने का कार्य करती है। प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट ये नहीं है, सर्टोली सेल्स ये है। चौथा ऑप्शन क्या कह रहा है, बोथ ए एंड डी सी, तो यानी कि ऑप्शन नंबर 4, यानी पहला और जो तीसरा कथन है ये दोनों ही सही है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, लीडिंग सेल। लीडिंग सेल क्या होती है, यह भी ध्यान रखना है। यदि एक शुक्रजनक नलिका की बात करें तो इसमें क्या होता है, एक संरचना तो क्या है, इसका थोड़ा सा और अलग डायग्राम बना के बताता हूं मैं। यदि एक काट करके देखे अपन, तो वर्षण की संरचना देखें तो इसके अंतर्गत क्या बताया मैंने, लगभग 200 से 250 इसके अंतर्गत चैम्बर होते हैं, जिनको करें वर्षण पालिका। इस वर्षण पालिका के अंतर्गत क्या मिलते हैं, शुक्रजनक नलिकाएं पाई जाती है, जिनकी संख्या हो सकती है 1 या 1 से 3। और इनके बाहर जो स्थान रहता है, इनके बाहर जो ये जगह रहती है, इस जगह को अपन क्या कहते हैं, तो ये ध्यान रखना है, इसको कह रहे हैं अंतराली, अंतराली क्षेत्र कहते हैं। और यहाँ पर जो कोशिका मिलेगी उसको कहेंगे अंतराली, अंतराली कोशिका, और इसी को कहा जाता है लीडिंग
कोशिका, लीडिंग कोशिका जो क्या काम करती है, नर हार्मोन, नर हार्मोन, नर हार्मोन कौन सा है, एंड्रोजन यानी कि पुंजन हार्मोन, जिसको अपन कहते हैं टेस्टोस्टेरोन हार्मोन, इसका स्राव करती है ये। तो लीडिंग कोशिकाएं शुक्रजनक में उपस्थित होती है और एंड्रोजन का स्राव करती है। शुक्रजनक में उपस्थित होती है और शुक्राणुओं की परिपक्वता में सहायता करती है। अंतराली स्थल में उपस्थित होती है और एंड्रोजन का स्राव करती है। तो यानी कि थर्ड ऑप्शन इसका सही है। कहां पर प्रेजेंट है, लीडिंग सेल्स आर प्रेजेंट इन इंटरस्टेटियल स्पेस एंड सेक्रेट एंड्रोजन, एंड्रोजन यानी कि नर हार्मोन, पुंजन हार्मोन, टेस्टोस्टेरोन हार्मोन। अब एक क्वेश्चन है, वो है लीडिंग सेल के ऊपर, लीडिंग सेल के ऊपर कौन सा हार्मोन कार्य करता है, लीडिंग सेल के ऊपर कौन सा हार्मोन कार्य करता है, आपको ये कमेंट बॉक्स में बताना है। दो हार्मोन के नाम लिख रहा हूं मैं, एक है एफएसएच और एक है एलएच हार्मोन। इनमें से कौन सा हार्मोन है जो लीडिंग सेल के ऊपर काम करता है और दूसरा दूसरी सेल्स के ऊपर काम करता है। यानी कि ये बताना है कि ये दोनों हार्मोन कहाँ कहाँ कार्य करते हैं। डायरेक्ट यहाँ से क्वेश्चन आ जाता है कि एफएसएच कहाँ काम करेगा और एलएच हार्मोन कहाँ काम करेगा। नेक्स्ट है सेमिनल प्लाज्मा इज रिच इन, जो शुक्रिय प्रद्रव्य होता है वो किससे भरपूर होता है। तो ध्यान रखना, जो शुक्रिय द्रव्य होता है इसमें एक तो मिलेगा फ्रक्टोज, कैल्शियम जो कि निषेचन के लिए आवश्यक है, और इसमें कुछ एंजाइम भी पाए जाते हैं। तो तीन चीजें ध्यान रखनी अपने को, फ्रक्टोज, कैल्शियम आयन और कुछ एंजाइम। तो इसका ऑप्शन नंबर थर्ड है वो सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रत्येक अंडाशय श्रोणि की भित्ति और गर्भाशय के द्वारा जुड़ा हुआ होता है। ये कहाँ की बात कर रहा है, जब भी अपन मादा जनन तंत्र पढ़ते हैं, जब भी मादा जनन तंत्र पढ़ते हैं तो उसमें अपन ने देखा होगा ऐसी संरचना अपन पढ़ते हैं। तो इस संरचना में ऐसे उभार देखे होंगे और यहां पर ये अंडाशय देखा होगा। ये अंडाशय इस गर्भाशय से जुड़ा हुआ रहता है। तो इस भाग को क्या कहते हैं, तो इस भाग को कहते हैं लिगामेंट्स, लिगामेंट्स, लिगामेंट्स को कहते हैं स्नायु। तो ध्यान रखना है, प्रत्येक अंडाशय श्रोणि की भित्ति और गर्भाशय से, दूसरी तरफ तो ये जुड़ा हुआ है फेल्विक वाल से यानी कि श्रोणि भित्ति से, और दूसरी तरफ जुड़ा हुआ है गर्भाशय यूट्रस से। तो उसका क्या नाम है, तो बता दिया मैंने, लिगामेंट यानी कि स्नायु। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द स्पर्मेटिड आर ट्रांसफॉर्म्ड इनटू स्पर्मेटोजोआ बाय द प्रोसेस इज कॉल्ड, शुक्राणु प्रसव प्रक्रिया द्वारा शुक्राणु में बदल जाते हैं। तो यहां आपको एक फ्लो चार्ट ध्यान रखना है, वो क्या है, पहला है स्पर्मेटोजेनेसिस, स्पर्मेटोजेनेसिस। इस घटना में क्या होगा, सबसे पहले अपने पास में है स्पर्मेटोजोआ, स्पर्मेटोगोनिया। इस घटना में क्या है, स्पर्मेटोगोनिया, स्पर्मेटोगोनिया ये कन्वर्ट होता है प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट, फिर बनाता है ये सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट, फिर ये बनाता है स्पर्मेटिड, और
फिर ये बनाता है स्पर्म, इसी को कह रहे हैं स्पर्मेटोजोआ। तो ध्यान रखना, ये यहां से यहां की यानी स्पर्मेटिड बनने की जो घटना है वो तो है स्पर्मेटिड फॉर्मेशन, स्पर्मेटिड फॉर्मेशन यानी स्पर्मेटिड का निर्माण। और प्रत्येक स्पर्मेटिड क्या होता है, एक शुक्राणु बनाता है, स्पर्म बनाता है, इसको बोल रहे हैं स्पर्मियोजेनेसिस, इसको कह रहे हैं स्पर्मियोजेनेसिस। इसके बाद में ये है नलिकाओं में आ जाते हैं, तो इस घटना को कह रहे हैं स्पर्मिएशन। और उसके बाद की जो घटना आ रही है वह है इंसेमिनेशन, यानी स्त्री जनन के पथ में ये पहुंच जाते हैं। तो यहां से जो स्पर्म है ये कहां पहुंच जाएंगे, स्त्री जनन के पथ में। तो ये कह रहा है स्पर्मेटिड से स्पर्मेटोजोआ यानी स्पर्म के बनने की जो घटना है वो क्या है, तो स्पर्मेटिड से स्पर्म यानी स्पर्मेटोजोआ बनने की घटना कौन सी बताई, स्पर्मियोजेनेसिस, स्पर्मिएशन, स्पर्मेटोसाइटोजेनेसिस, स्पर्मियोजेनेसिस। तो यह है स्पर्मियोजेनेसिस यानी शुक्राणु जनन, यानी क्या है, शुक्राणु जनन। जबकि ये क्या है, शुक्र जनन। ये घटना क्या पढ़ रहे हैं अपन, शुक्र जनन। इसको क्या कह रहे हैं, शुक्राणु जनन, शुक्राणु जनन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं। ये सीक्वेंस ध्यान रखना, सबसे ज्यादा कंफ्यूजन होता है यहां पर। द फाइनल रिलीज ऑफ स्पर्म फ्रॉम द सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स इज कॉल्ड। शुक्रजनक नलिकाओं से शुक्राणुओं के मोचित यानी विमोचन को क्या कहते हैं, विशेष ध्यान रखना है। शुक्रजनक नलिकाओं से शुक्राणुओं के मोचित विमोचन को क्या कहा जाता है, तो वो कहा जाता है स्पर्मिएशन। यानी कि हिंदी में अपने जो बुक है उसमें लिखा हुआ इसको वीर्य सेचन, जो एनसीईआरटी की बुक है उसमें लिखा हुआ वीर्य सेचन, लेकिन ये वीर्य सेचन नहीं होता है। वीर्य सेचन कौन सा होता है, वो होता है इंसेमिनेशन। तो यहाँ ऑप्शन में भी ये इसीलिए दिया है कि बुक में क्या लिखा हुआ है और इंग्लिश की टर्म में क्या आता है, इंसेमिनेशन। और इंसेमिनेशन किसको कहते हैं, स्त्री जनन पथ तक, स्त्री जनन पथ में शुक्राणुओं को जो पहुंचने की प्रक्रिया है उसको कहा जाता है इंसेमिनेशन। तो यहां वापस और चार्ट बना देता हूं एक बार में। वो चार्ट क्या है, वो चार्ट है अपने शुक्र जनन। तो यहां इंग्लिश की टर्मिनोलॉजी थोड़ी ध्यान रखनी है, यानी स्पर्मेटोजेनेसिस। ये दो प्रक्रियाओं में हो रहा है। पहला है स्पर्मेटिड का निर्माण। स्पर्मेटिड का निर्माण कैसे हुआ, सबसे पहले तो आया कौन, स्पर्मेटोगोनिया। ये स्पर्मेटोगोनिया ने क्या बनाया, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट। इसने क्या बनाया, सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट। और इसने क्या बनाया, इसने बनाया स्पर्मेटिड। यहां से यहां की घटना तो क्या कहला रही है, स्पर्मेटिड का निर्माण। और यहां से स्पर्मेटिड क्या बना देता है, स्पर्म या स्पर्मेटोजोआ। ये यहां से
यहाँ की घटना क्या कहला रही है, ये है सेकेंड स्टेप, वो है स्पर्मियोजेनेसिस। और यहां से शुक्र जनक नलिका में मोचित हो जाते हैं। तो इस घटना को क्या कह रहे हैं, इस घटना को कह रहे हैं स्पर्मिएशन। स्पर्मिएशन। और यहां से फिर ये स्त्री जनन के पथ में चले जाते हैं, स्त्री जनन के पथ तक पहुंच जाते हैं। तो इस घटना को क्या कह रहे हैं, इसको कह रहे हैं इंसेमिनेशन। इंसेमिनेशन यानी कि जो अपनी बुक है वो बुक ये कह रही है कि इंग्लिश में तो कह रहे हैं उसको स्पर्मिएशन, लेकिन इसने हिंदी में लिख दिया क्या, वीरेसेचन। तो थोड़ा सा ध्यान रखना, ये कंप्लीट स्पर्मेटोजेनेसिस की स्टेप है। नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं, वो है पुरुषों में यौनारंभ। पुरुषों में यौनारंभ के प्रारंभ का क्या कारण है। व्हाट कॉजेज द ऑनसेट द प्यूबर्टी इन मेल्स, यानी कि जो यौनारंभ आ रहा है तो वो किसका कारण है। तो ध्यान रखना, अपने पास में होता है हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस हाइपोथैलेमस रिलीज करता है GnRH। GnRH क्या है, गोनेडोट्रोफिन रिलीजिंग हार्मोन। और ये क्या करवाता है, ये दो गोनेड हार्मोन स्रावित करवाता है जिसके नाम है LH और FSH। इसी घटना के कारण क्या होता है, प्यूबर्टी, यानी कि जब ये हार्मोन रिलीज होने लग जाता है तो उससे क्या होता है, ये हार्मोन रिलीज होते हैं और इन्हीं को कह रहे गोनेड हार्मोन। तो इंक्रीज इन सेक्रेशन ऑफ टेस्टोस्टेरोन बाय टेस्टिज, ये बाद की घटना है। डिक्रीज इन सेक्रेशन ऑफ टेस्टोस्टेरोन इन टेस्टिज, इंक्रीज इन सेक्रेशन ऑफ GnRH बाय हाइपोथैलेमस। ये इसका सही आंसर है। अधस चेतक द्वारा GnRH के स्राव में वृद्धि होती है, जिससे क्या होती है, प्यूबर्टी प्रारंभ हो जाती है, यानी ये LH FSH हार्मोन स्रावित करने लग जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सामान्य प्रजनन क्षमता के लिए स्खलित यानी एजुकुलेटेड शुक्राणुओं का कितना प्रतिशत प्रबल गतिशील प्रदर्शित करना है। ध्यान रखना अपने को, नर एक बार स्खलन प्रक्रिया करता है तो इसमें 20 से 30 करोड़ शुक्राणु, 20 से 30 करोड़ शुक्राणु स्खलित करता है। इनमें से 60% तो होने चाहिए सामान्य आकार के, और इनमें से 40% होने चाहिए उच्च जनन क्षम व गतिशील। तो प्रबल गतिशील कितने होने चाहिए, 40%। तो यहां ऑप्शन है अपना 40%। 60% भी ऑप्शन में, बुक में भी 60% है, तो सामान्य आकार के होने चाहिए 60%, और उन 60 में से 40% तो यानी कि प्रबल गतिशील और जनन सम वाले होने चाहिए। तो दोनों परसेंट दिया हुआ अपने 60% और 40%। इसी का ये 60% 40% की बात और कहाँ आती है वो मैं बता देता हूं। आवृत बीजी पादपों में पराग कण की बात आती है, वहां भी
60 और 40% की बात आती है। 2 स्टेज और 3 स्टेज, 2 कोशिकीय और 3 कोशिकीय। तो कमेंट कीजिए और बताइए कि कितने परसेंट में 2 कोशिकीय अवस्था में परागकण रिलीज होता है और कितने परसेंट में 3 कोशिकीय में परागकण रिलीज होता है। प्राथमिक अंडाणु के विभाजन के परिणाम स्वरूप, प्राथमिक अंडाणु के विभाजन के परिणाम स्वरूप क्या होता है? तो अपने को क्या ध्यान रखना है, जब भी अंड जनन पढ़ते हैं, जब भी अंड जनन पढ़ते हैं, oogenesis पढ़ते हैं, तो क्या ध्यान रखना है अपने को? सबसे पहले है oogonia। oogonia क्या बनाएगा? प्राइमरी oocyte बनाएगा। क्या कह रहा है ये? प्राथमिक अंडाणु। सेकेंडरी oocyte बना और फिर बाद में क्या बना? अंडाणु ओव्यूम बना। तो अपने को ध्यान रखना है, जब पहला मियोसिस पूरा हो जाता है, जब पहला मियोसिस पूरा हो जाता है तो अंडाणु और क्या बनता है? ध्रुवीय काई, ध्रुवीय काई। फिर जब निषेचन होने लगता है तब बनता है अंडाणु और दूसरा ध्रुवीय काई, पोलर बॉडी। तो इनमें एक बड़ा होता है और एक छोटा होता है। तो 2 असमान कोशिकाएं बनती है। असमान कोशिकाएं इसमें भी है, असमान कोशिकाएं इसमें भी है, असमान कोशिकाएं इसमें भी है, समान कोशिकाएं नहीं बनती है। तो ये तो पहला कट गया। 2 असमान बनती है, उसमें से एक तो क्या बना? एक बड़े आकार की और एक छोटे आकार की, एक छोटा और एक बड़ा, एक बड़ा और एक छोटा। तो बड़ा तो कौन होगा? अंडाणु। और छोटा कौन होगा? ध्रुवीय पिंड यानी पोलर बॉडी। और दोनों कैसे होंगे? अगुणित होंगे। तो एक बड़ा अगुणित अंडाणु और एक छोटा अगुणित ध्रुवीय पिंड का निर्माण होता है। तो यानी सेकेंड नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो वो है द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ द वेरियस फेजेज ऑफ ए टिपिकल मेंस्ट्रुअल साइकिल। एक सामान्य ऋतुस्राव चक्र की विभिन्न प्रावस्थाओं का सही क्रम क्या होने वाला है? तो ध्यान रखना है, 4 अवस्थाओं में पूरा होता है, जिसमें ब्लीडिंग या मेंस्ट्रुअल, ब्लीडिंग या मेंस्ट्रुअल, जिसको क्या कह रहे हैं? ऋतुस्राव। दूसरी है फॉलिक्यूलर, फॉलिक्यूलर स्टेज, पुटकीय प्रावस्था। थर्ड है ओव्यूलेशन फेज, अंडोत्सर्ग। और चौथी है ल्यूटियल फेज, पीत प्रावस्था। तो सीक्वेंस ध्यान रखनी है, ऋतुस्राव या आथर्व भी कहते हैं इसको, मेंस्ट्रुअल, दोनों में मेंस्ट्रुअल आ रहा है। सेकेंड कौन सी बताया मैंने? फॉलिकुलर यानी पुटकीय, दोनों में फॉलिकुलर आ रहा है, दोनों में पुटकीय आ रहा है। तीसरी कौन सी बताई? अंडोत्सर्ग, ओव्यूलेशन। तो सेक्रेटरी यानी स्रावी अवस्था नहीं है, कौन सी है? ओव्यूलेटरी। और तीसरी अवस्था कौन सी है? सेक्रेटरी यानी पीत अवस्था, जो कि कार्पस ल्यूटियम क्या करता है? इस अवस्था में प्रोजेस्टेरोन हार्मोन रिलीज करता है। तो इसका सीक्वेंस कौन सा हुआ? वो है 2 नंबर वाला सीक्वेंस। मेंस्ट्रुअल साइकिल होती है, मेंस्ट्रुअल फेज होती है,
उसके बाद में फॉलिकुलर फेज होती है, फिर ओव्यूलेटरी फेज होती है और फिर सेक्रेटरी यानी ल्यूटियल फेज होती है। ये लगभग मानी जाती है 0 से 5 दिन, ये मानी जाती है 5 से और 13 दिन, और ये मानी जाती है 14वें दिन में, और ये होती है 15 से 28 दिन के बीच में। नेक्स्ट क्वेश्चन, ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, सहगर्भता के दौरान क्या होता है, यानी कैसे पता लगेगा कि सहगर्भता यानी प्रेगनेंसी हो गई है। तो मासिक धर्म चक्कर की सभी घटनाएं रुक जाती है और मासिक धर्म नहीं होता है। ऑल इवेंट ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टॉप एंड देयर इज नो मेंस्ट्रुएशन, यानी कि ब्लीडिंग की घटना नहीं होती है। पहला ही ऑप्शन इसका सही आंसर है। निषेचन की अनुपस्थिति में कार्पस ल्यूटियम, ध्यान रखना अपने को, जब मेंस्ट्रुअल साइकिल का 14वां दिन आता है, 14वें दिन में LH हार्मोन का लेवल इंक्रीज हो जाता है, जिसको कहते हैं LH सर्ज कहते हैं, जिसके कारण कौन सी घटना स्टार्ट हो जाती है, ओव्यूलेशन। ओव्यूलेशन यानी अंडोत्सर्ग की घटना संपन्न हो जाती है। इससे क्या हुआ, ध्यान रखना, सेकेंडरी oocyte अलग हो गया और जो बचा हुआ खोल है, जो आवरण है, ये अलग हो गया। इसी को सेकेंडरी यानी द्वितीयक oocyte को अपन कह रहे हैं अंडाणु, और ये ग्राफी पुट्टिका से क्या हो गया, बाहर आ गया। बचा हुआ जो खोल है ये क्या बना लेता है, ये बना देता है भाई साहब कार्पस ल्यूटियम। ये किसमें परिवर्तित हो जाता है, कार्पस ल्यूटियम। इसी को कहते हैं पीत पिंड, यानी पीले कलर का होता है, इस कारण इसको कहते हैं पीत पिंड। और ये क्या स्रावित करता है, तो या ये स्रावित करता है प्रोजेस्टेरॉन। और प्रोजेस्टेरॉन कहाँ जाता है, प्रोजेस्टेरॉन जाता है दौड़ता हुआ गर्भाशय के पास में, और गर्भाशय का जो मीडियम है, जो मध्य का स्तर है, उसको क्या करता है, प्रिपेयर करने का काम करता है, जिससे कि निषेचन के बाद में ये उसको तैयार कर सके, यानी वहां पे भ्रूण विकसित हो सके। क्वेश्चन ये कह रहा है यदि निषेचन नहीं हो तो कार्पस ल्यूटियम का क्या होगा, तो कार्पस ल्यूटियम क्या होने लग जाएगा, डीजनरेट होने लग जाएगा, यानी कि ये अपहासित होने लग जाएगा, ये नष्ट होने लग जाएगा। तो ये पूरा घटनाक्रम क्या हो जाएगा, रुक जाएगा। तो डीजनरेट यानी कि ये अपहासित हो जाएगा, नष्ट हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं। क्या सुनिश्चित करता है कि एक अंडाणु को केवल एक ही शुक्राणु निषेचित कर सकता है, तो ध्यान रखना अपने को, अंडाणु के बाहर जो आवरण पाया जाता है, इस आवरण का नाम है पारदर्शी अंडावरण। पारदर्शी अंडावरण, पारदर्शी अंडावरण। और इसी को क्या कहते हैं, तो इसी को कहते हैं जोना पेल्यूसिडा। जब इसके ऊपर कौन आता है, शुक्राणु आता है इसके ऊपर, तो शुक्राणु का जो आगे वाला भाग है इसको कह रहे अपन एक्रोसोम, और ये एक्रोसोम एंजाइम रिलीज करता है, और ये एंजाइम किसको ऊपर काम करता है,
तो ये इस जोना पेलुसिडा के ऊपर काम करता है, इसको तोड़ देता है और ये शुक्राणु अंदर प्रवेश कर जाता है और यही एंजाइम क्या करता है, इसमें बदलाव ला देता है, जिसके कारण अन्य शुक्राणु क्या होते हैं, इसमें प्रवेश करने से बच जाते हैं। तो वह है कौन सा, पारदर्शी अंडावरण यानी जोना पेलुसिडा। नेक्स्ट क्वेश्चन वो है ड्यूरिंग प्रेगनेंसी द लेवल ऑफ थायरोक्सिन, सहगर्भता के दौरान थायरोक्सिन हार्मोन का स्तर यानी कि कहीं गुना बढ़ जाता है। तो माता के रक्त में थायरोक्सिन हार्मोन का लेवल बढ़ जाता है, तो ध्यान रखना है थायरोक्सिन हार्मोन का लेवल बढ़ेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है भ्रूण की प्राथमिक गति और सिर पर बालों की उपस्थिति सामान्यतः इस समय देखी जाती है। तो यहां कुछ पहले मंथ की बात करें तो पहले महीने में क्या घटना होनी है, हृदय धड़कन जिसको किससे सुन सकते हैं, स्टेथोस्कोप के माध्यम से अपन महसूस कर सकते हैं। दूसरे माह में क्या घटना होगी, तो दूसरे माह में घटना होगी यानी कि पाद, पैर और अंगुलियां ये विकसित हो जाते हैं। तीसरे माह में क्या होगी, तीसरे माह में लगभग सभी अंग विकसित हो जाते हैं यानी बनने लग जाते हैं। पांचवें माह में क्या होगी, तो पांचवें माह में गतिशीलता होगी, भ्रूण पहली बार गतिशील करेगा और सिर पर बालों का विकास होने लगता है। छठे माह में क्या घटना होगी, तो छठे माह में शरीर पे बालों का विकास हो जाता है पूरे शरीर पे, जबकि पांचवें माह पे कहाँ हो रहा है, सिर पे बालों का विकास हो रहा है। तो प्राथमिक गति यानी प्रथम बार गतिशीलता और सिर पर बालों की उपस्थिति किस माह में हो रही है, वो हो रही है पांचवें माह में। पहले में हृदय धड़कन, दूसरे में हाथ और पैरों का निर्माण, तीसरे माह में लगभग सभी अंग और पांचवें माह में गतिशीलता और सिर पर बालों का विकास, छठे माह में संपूर्ण शरीर के ऊपर बालों का विकास हो जाता है। इसके अलावा जो ब्रोनिया है, जो पलकें हैं वो अलग अलग होने लग जाती है, ये भी छठे माह की घटनाएं हैं यानी कि संकेत है। तो अगला क्वेश्चन है दुग्ध श्रावण के आरंभिक कुछ दिनों तक जो दूध निकलता है उसे क्या कहते हैं, उसे स्तन्य या कीस या कोलोस्ट्रम कहा जाता है, उसको कीस, स्तन्य या कोलोस्ट्रम, जिसमें क्या मिलता है, एंटीबॉडी पाए जाते हैं, एंटीबॉडीज पाए जाते हैं यानी कई सारी प्रतिरक्षियां पाई जाती है। ये प्रतिरक्षियां किसके लिए उपयुक्त है, नवजात, यानी किसके लिए उपयुक्त है, नवजात। ये क्या करती है, रोगों से लड़ने की क्षमता, रोगों से लड़ने की क्षमता को ये बढ़ाता है यानी विकसित करता है। तो यानी कि प्रथम स्तन्य क्यों आवश्यक है, तो बता दिया, रोगों से लड़ने की क्षमता किस कारण आ रही है, एंटीबॉडी जी के कारण। तो कंटेन कोलेस्ट्रॉम ग्लूकोज एंटीबॉडीज, तो कौन सा ऑप्शन है, सेकेंड, यानी संक्रमण रोधी जो प्रतिरक्षी है वो ध्यान रखना है IgA। इसके अंतर्गत कौन सी एंटीबॉडी पाई जाती है, वह IgA। अब तुम्हारे को बताना है एलर्जी में, एलर्जी के लिए कौन सी एंटीबॉडी जिम्मेदार है। दो एंटीबॉडी का जिक्र
अपने इस कोर्स में है। उनमें से एक है कि इसके अंतर्गत कौन सी IgA, और विशेष ध्यान रखना ये जो कीस की एंटीबॉडी है ये विशेष रूप से ध्यान रखना ये है पैसिव इम्यूनिटी का उदाहरण भी है। ये निष्क्रिय प्रतिरक्षा का उदाहरण भी है। ये निष्क्रिय प्रतिरक्षा क्या होती है, यानी जब रेडीमेड एंटीबॉडीज ली जाती है शरीर में तो उसको बोल रहे हैं पैसिव इम्यूनिटी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित सभी संरचनाएं, यानी कि इनमें से कौन सी संरचना को छोड़कर सभी मध्य जन स्तर से ली गई है। तो अग्नाशय को छोड़ के सभी संरचनाएं किससे ली गई है, वो ली गई है मीजोडर्म यानी मध्य जन स्तर से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शुक्राणु के कई घटक होते हैं, उनमें अग्रपिंडक यानी एक्रोसोम का क्या कार्य है। अग्रपिंडक यानी एक्रोसोम मैंने क्या बताया था पहले भी, इसमें क्या होते हैं एंजाइम पाए जाते हैं जो कि अंडावरण को भेजने का कार्य करते हैं। तो मादा जनन तंत्र के अम्लीय वातावरण को उदासीन करने के लिए क्षार का उत्पादन करते हैं नहीं। शुक्राणु को आगे बढ़ाना जब वे मादा प्रजनन पथ के तरल पदार्थों में तैरते हैं, ये भी नहीं है। एक एंजाइम मुक्त करना जो डिम्ब की झिल्ली को तोड़ता है, रिलीज एंजाइम दैट ब्रेक डाउन द मेम्ब्रेन ऑफ ओवम। तो क्वेश्चन है अपना अगला, क्या कह रहा है, किस बिंदु पर द्वितीयक अंडाणु अर्धसूत्री विभाजन पूर्ण करता है। At what point does the secondary oocyte complete meiosis? तो ये घटना कहाँ होती है, निषेचन का जो समय आता है, निषेचन के समय। तो क्या कह रहा ऑप्शन, जब अग्रपिंडक एंजाइम अंडे के जेली आवरण को तोड़ने लगते हैं, जब ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन अंडोत्सर्ग को प्रेरित करता है, जब इसमें एक शुक्राणु कोशिका द्वारा प्रवेश किया जाता है। अभी क्या बताया, जो ये अंडाणु है इसमें शुक्राणु प्रवेश करेगा तब यानी कि क्या घटना होगी, सेकेंड जो मियोसिस है वो कंप्लीट होगा, जिससे क्या बनेगा एक अंडाणु बनेगा और द्वितीयक ध्रुवीय काय का निर्माण होगा। ये भी असमान विभाजन है यानी कि जो कोशिका है वो असमान प्रकार की होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा हार्मोन मानव अफरा द्वारा स्रावित नहीं होता है। तो मानव अफरा द्वारा स्रावित होने वाला कौन सा हार्मोन है, ह्यूमन कोरियोनिक गोनेडोट्रोपिन, इसको बोल रहे हैं HCG, ह्यूमन प्लेसेंटा या प्लेसेंटल लैक्टोजन, मानव अफरा लैक्टोजन HPL, एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरोन और एक आता है रिलैक्सिन हार्मोन जो गर्भाशय के उत्तरार्ध में यानी गर्भधारण के उत्तरार्ध अवस्था में स्रावित किया जाता है। HCG है, HPL है, प्रोजेस्टेरोन है, तो कौन सा नहीं है, HGH नहीं है। ये बोर्ड एग्जाम जो 2023 या 24 का बोर्ड एग्जाम हुआ था उसमें अफरा से स्रावित होने वाले हार्मोनों का नाम पूछा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, निम्न में से कौन सा आतर्व चक्र के पीत पिंड प्रावस्था के मध्य ही स्रावित होता है, यानी ऐसा कौन सा हार्मोन है जो पीत पिंड प्रावस्था के मध्य ही स्रावित होगा, तो वो है प्रोजेस्टेरोन हार्मोन। ध्यान रखना यहां पर
प्रोजेस्टेरोन हार्मोन का और एलएच हार्मोन का लेवल बढ़ जाता है और मध्य में ही क्या होता है, पीत पिंड यानी ल्यूटियल, सॉरी एलएच का नहीं, पीत पिंड प्रावस्था के यानी ल्यूटियल फेज के मध्य में कौन सा स्रावित होगा, वो होगा प्रोजेस्टेरोन हार्मोन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन सी संरचनाएं वीर्य का सबसे बड़ा प्रतिशत बनाती है। तो ध्यान रखना, वीर्य का जो द्रव है वो तीनों से मिलकर बना हुआ होता है, लेकिन सबसे ज्यादा कौन बनाता है, शुक्राशय यानी सेमिनल वेसिकल्स बनाता है। लगभग 60% जो हिस्सा है ये शुक्राशय के द्वारा निर्मित होता है। और इसमें ध्यान रखना है, फ्रक्टोज, जो फ्रक्टोज होता है ये ज्यादा होता है इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस घटना का उसके घटित होने के समय के साथ गलत मिलान हुआ है। 28 दिनों के आतारो चक्कर के संबंध में बताना ये। तो आतारो चक्कर यानी कि मेंस्ट्रुअल का बिगिनिंग ऑफ द मेंस्ट्रुअल फ्लो स्राव होता है वो प्रथम दिन स्टार्ट हो जाता है, यानी 0 से 5 दिन की घटना हो रही है। अंडोत्सर्ग 14 दिन होता है जब एलएच सर्ज होता है। परफली यानी कि प्रोलिफरेटिव जो अपने पुटकीय प्रावस्था है उसी को बोल रहे हैं प्रोलिफरेटिव फेज। तो ये 5वें दिन से स्टार्ट हो जाती है और कब तक चलती है, 13वें दिन तक। एस्ट्रोजन का चरम स्राव 22वें दिन, यानी कि ये घटना नहीं होती है ये, यानी कि जब एलएच सर्ज होता है इसी के आसपास, यानी कि एस्ट्रोजन का जो स्राव है वो भी अपने चरम पर होता है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट यानी कि 25 क्वेश्चंस मैंने यहाँ मानव जनन से संबंधित करवाए हैं, जो कि एग्जामों में भी कई सारे जो एग्जाम है बायोलॉजी के उनके लिए सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। और ये 100% ओनली एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन ले रहा हूँ मैं, जो कि आपके बायोलॉजी का जो सिलेबस है उसी के अनुसार है। चाहे आप 12th का एग्जाम दो तो आपके केवल जो एनसीईआरटी की बुक है इसके अलावा क्वेश्चन नहीं आने वाला है। चाहे नीट का एग्जाम लो, चाहे सीयूटी का एग्जाम लो, चाहे बीएससी नर्सिंग का एग्जाम लो, ये सभी एग्जामों में केवल अपने को जो कंटेंट पढ़ना है वो पढ़ना है एनसीईआरटी। तो इस क्लास को यदि ये आपको अच्छी लगी हो तो अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, जिससे कि उनके अंदर भी जो कोई कन्फ्यूजन है तो वो दूर हो सके। क्योंकि अभी जो बोर्ड एग्जाम है उसमें थोड़ा सा समय बचा हुआ है, तो अपनी जो अंतिम तैयारी है उसको पंख दीजिए और जुड़े रहिए लक्ष्य क्लासेज के साथ में। जय श्री राम, जय श्री कृष्ण।